मान भी है, मैं उनका स्वागत थोड़ा मुंह मीठा करवा के कर देता हूं। मैं हमेशा जब भी आते हैं तो पहला शेयर उसी वही पूछता हूं। आपको भी लगता होगा, पता नहीं कि विजय जी और इस शेयर का क्या कनेक्शन है कि जैसे वो बैठते हैं स्क्रीन पर, आप मिष्ठान फूड के बारे में ज़रूर पूछते हो। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि बढ़िया रिटर्न दिए, 26 रुपये तक हुआ है। एक बार जरा मेरी स्क्रीन दिखाओ तो आपको पता लगेगा। चोपड़ा सर, अब इसको और रखें ना? डायबिटीज़ तो नहीं हो जाएगी ना मिष्ठान को रखने पे? मिष्ठान के अलावा भी मैंने बहुत कुछ बोला था, बट हाँ, मिष्ठान की यदि हम बात करें, थोड़ा सा जैसे बाजार में गिरावट आई तो स्टॉक में भी थोड़ी गिरावट हमने देखी है। 22 साढ़े 22 पे ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये अगर कोई कंपनी रेवेन्यूज डबल कर सकती है तो स्टॉक का डबल होना लाजमी है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर आपको नीचे मिलता है थोड़ा और 18-20 के लगभग, तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है, वो ले सकते हैं। दोबारा से मुझे लगता है ये आपको 28-30 तक जाते हुए भी दिख पाएगा। तो बट एक चीज डिम्पी जी, अगर आपको भी कुछ मैं याद कराना चाहूंगा, कुछ स्टॉक्स मैंने बोले थे। हमारी बातचीत हुई थी जियोफिन के बारे में, जब ये 247 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। और बिल्कुल हुई थी सर, मैंने आपको बिल्कुल हुई थी। हाँ, तो उस समय मैंने कहा था कि ये मुकेश जी जो भी करते हैं, मुकेश भाई बहुत बड़ा ही करते हैं, कुछ छोटा नहीं करते। हम्म। तो आज हम देख रहे हैं जियोफिन लगभग लगभग 350 के स्तर पे टच करके आया है। अगर ट्रेडर्स हैं तो यहाँ थोड़ा बुक कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहे। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म गेम है इसके अंदर। और अभी तो रेवेन्यूज आने शुरू नहीं हुए, और जब आप रेवेन्यूज देखेंगे तो इस स्टॉक का क्या भाव होगा मुझे भी नहीं पता। तो ये पोटेंशियल मल्टी बैगर है। मैं दोबारा से आइटरेट करना चाहता हूँ, आज चला हुआ है इसलिए मैं बोलूंगा। दूसरा, मैंने वाडीलाल और क्रिसिल भी रिकमेंड किया था आप ही के साथ। तो ये दो स्टॉक्स में भी बहुत ही अच्छा मुनाफा मिला, दोनों टॉप क्लास कंपनीज हैं। और यदि किसी के पास वाडीलाल है, बुक कर सकते हैं। और क्रिसिल भी 5,000 के लगभग होके आया, तो वहां पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। ठीक है, बढ़िया। सर मैं एक बात बोलूं, ये जियो फाइनेंशियल मेरे को अच्छे से याद है, लेकिन ना 99% क्रेडिट आप ले लो, 1% क्रेडिट आप मेरे को भी दो। पता है सर, वो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि जियो फाइनेंशियल ले लूं कि नहीं लूं। 1% क्रेडिट सर हमारे नाम का भी बनता है, इतना तो सरकार टीडीएस भी काट लेती है। 1% हम काट ले आपके क्रेडिट में से। डिम्पी जी, आपका 100% कंट्रीब्यूशन है। कई बार जब आप खासकर लाइव टीवी पे होते हो, और बहुत सारे एंकर्स हैं, अगर वो वाजिब सवाल नहीं पूछेंगे तो वाजिब जवाब भी नहीं आता। तो आपका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक डायरेक्टर एक एक्टर से अच्छा काम करा लेता है और अच्छी मूवी बना लेता है, वैसे ही एक अच्छा एंकर जो है वो सही सवाल पूछ के, और जाहिर बात है हम दोनों का पर्पस यही है कि जो मासेस हैं, लोग हैं, उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो मुनाफा कमाएं। और किसी भी रीति से नुकसान ना करें, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी रिसर्च और अच्छी से अच्छी कंपनी को निकाल के सामने रखा जाए। तो आपका रोल भी बिल्कुल मैं कहूँगा 50-50 है। आपका लाजमी सवाल पूछना और मेरा लाजमी जवाब देना। इस पे चर्चा करेंगे कि कहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। और हम बात करना चाहेंगे आइनॉक्स ग्रुप ऑफ शेयर्स की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आइनॉक्स ग्रीन ये काउंटर है जो कि अभी फ़िलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट इसके अलावा आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स एनर्जी, इन सब में ही एक अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। एक बार विजय जी आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ नज़रिया रखते हैं आप आइनॉक्स ग्रुप ऑफ शेयर्स में? दो काउंटर्स, जो 3 लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से 2 तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पर क्या आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, इस पे भी कोई व्यू है? लिस्ट हुए करीब 1.5-2 साल हो गया है इसे। सारा का सारा आइनॉक्स समूह जो है वो बहुत ही अच्छा रनअप दिखाया है उसने। पिछले आई थिंक एक से 1.5 साल की बात है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनती। थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन है, 630 के करीब का प्राइस टू अर्निंग है। अभी रेवेन्यूज दिखाई नहीं दे रहे। जितनी भी ग्रीन एनर्जी की कंपनीज है वहां पे अभी रेवेन्यूज नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बातचीत है, चाहे वो अदानी ग्रीन हो या और दूसरी कंपनीज हो। तो आई वुड से कि फिलहाल तो थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करें आइनॉक्स ग्रीन में जाने से पहले। और यदि आपको ये कहीं पे भी 100 95 95 100 के लगभग मिलता है तो एक अच्छा लेवल होगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 20-25% के करेक्शन के बाद ही इसमें एंट्री लेनी चाहिए। थोड़ा सा जो जो इसका प्राइस टू अर्निंग है वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। बाकी अगर आप आइनॉक्स विंड की बात करें,
बहुत अच्छा रन अप ऑलरेडी दिखा चुका है, तो एनर्जी में हम देख रहे हैं कि वैसे ही बहुत मार्केट भी बुलिश है। तो मोटा-माटी ₹100 से ₹600 हो चुका है ये स्टॉक। तो अभी तो मैं फ़िलहाल आइनॉक्स ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उनसे दूर रहने की सलाह दूँगा। बहुत वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेच्ड हैं। करेक्शन हो जाने दीजिए। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएँगे। मेरे को जरा विजय सर से और पता करना है। मैं इसमें टेक्निकल वाला एंगल मैं जोड़ देता हूँ, और वो जरा आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी स्क्रीन पर, और वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। विजय सर, इसमें आप फंडामेंटल चीज़ें बता दीजिएगा। टेक्निकल मैं इसके अंदर एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, और अगर कहीं गलत हूँ तो मेरे को राजेश सर आप कहीं करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो मैंने चार्ट डाला है ये मंथली चार्ट है, यानी कि हर एक कैंडल मंथ की है। आप देखेंगे 2019 के आसपास ये शेयर पहली बार इस 200 दिनों की एवरेज के नीचे पहुंचा था। ये मैंने आपके लिए मार्क किया है। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन इस शेयर ने कर दिया है। ये वो पूरा कंसोलिडेशन का फेस है, और अब ये टिपिकली फिर से उसी 200 दिनों की एवरेज को ब्रेकआउट करने की कर रहा है तैयारी। यानी कि करीब करीब 5 साल बाद ये शेयर 200 दिनों की एवरेज के ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। विजय सर, इस पे फंडामेंटल क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं? क्या मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, बैलेंस शीट ठीक हो रही है, बिजनेस ठीक है, बुरी खबरें आना बंद हो गई, क्या वजह है? क्यों चल सकता है शेयर अगर ये 200 दिनों के ऊपर पहुंचा तो? आपने जो कुछ बातें बोली हैं कि मैनेजमेंट में बदलाव है। दूसरी बात, जो इनका जो एनपीए था, जो जो खराब बुक थी, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं अब सेटल्ड है या होने के कगार पे है। और जितनी भी इनकी जो बैड लोन्स थे, उनमें कहीं न कहीं सेटलमेंट हो चुकी है। तो अभी जो जो द क्वालिटी ऑफ जो एसेट क्वालिटी है, वो बहुत बेहतर है 5-6 साल पहले से। पहले ऐसा होता था कि बीएचएफएल और इंडिया बुल्स कहीं पे भी किसी को भी फंडिंग कर देते थे। मगर ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 इयर्स ये काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, और अब जो बुक है वो बहुत फ़र्क है। तो आपकी बात में कहीं न कहीं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ टिम्पी कि काफ़ी कुछ बदलाव के बाद एक तो सेक्टर अच्छा है, दूसरा मुझे अगर ठीक से याद है तो अभी हाल-फिलहाल में इन्होंने राइट्स इश्यू भी लेकर आए थे, जो 1.5 1.6 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। तो फंड रेज़िंग भी पैरेलली चल रही है, और सेक्टर बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट होनी शुरू होगी, और ज़्यादा दमखम से मुझे लगता है जो पूरा हाउसिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सेक्टर ठीक है, मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। मुझे लगता है कि यही बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी एनबीएफसी में देखी जाती हैं। तो डिम्पी, आई आल्सो एग्री कि यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम टाइप कुछ फॉर्मेशन बन रहा है, और अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ से तेज़ी करे, और दोबारा से आपको 12-1300 से तक जाके। एग्री सर, पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं कि ये बढ़िया मूव दे सकता है शेयर, और ये अच्छा मूव है, और ये आज में ये चला है ना 9%। अच्छा, एक और खूबसूरती बता देता हूँ, टिपिकली बैन वाला शेयर है। ये तो लास्ट डे तक भी बैन में रहता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 15 शेयर एफ बैन में, लेकिन उसमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बैन में नहीं है। अभी मैंने जस्ट बैन लिस्ट चेक की, मैं रोज ही भेजता हूँ सिस्टम में, बट मेरे को भी बड़ी हैरानी हुई देख के कि ये बैन में नहीं है, 15 शेयर एफ बैन में है, और सीरीज की हम क्लोजिंग करने पे जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग प्ले है। आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, अगर आपको जमे तो फिर इसमें आप ट्रेड जरूर लीजिएगा। एक के नाम से कंपनी है, गोदरेज की कई कंपनीज हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज। ये जो एग्रोवेट है ना, ये भी इंटरेस्टिंग है शेयर, और धीरे धीरे करके ये भी अच्छा बेस बनाने के बाद चलने को तैयार है, और हो सकता है इलेक्शन से पहले चल भी जाए ये शेयर। चोपड़ा साहब, आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पे? आपने देखा होगा टेक्निकली फंडा दोनों तरीके से। बहुत अच्छा है, गोदरेज का मैनेजमेंट है, एग्री स्पेस में कंपनी है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके पास जो पाम ऑयल प्लांटेशंस हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और अभी तो न्यू एडिबल ऑयल पॉलिसी आई है, और भारत अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तो इस पे पतंजलि और अदानी विल्मार काफ़ी पाम ऑयल प्लांटेशंस की ओर ध्यान लगा रहे हैं, मगर अभी प्लांटेशंस पूरी तरीके से इंडिया में शुरू नहीं हुई है। मगर गोदरेज एग्रोवेट ऐसी कंपनी है जिसके पास अपने अभी अच्छा खासा डेडिकेटेड लैंड लैंड बैंक है, जहां पर वो पाम ऑयल प्लांटेशन करते हैं इंडिया में ही। और मुझे लगता है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल ना केवल एफएमसीजी में मगर खाने पीने की वस्तुओं में भी काफी इस्तेमाल होता है। तो इस लेवल पे बिल्कुल भी बुरा नहीं है, फंडामेंटली भी देखें, टेक्निकली भी देखें, तो दोनों तरीके से स्टॉक ठीक लग रहा है। और एक प्रेफर्ड सेक्टर है, फूड एंड बेवरेजेस मेरे को हमेशा से अच्छा लगता है, कंजम्पशन स्टोरी है भारत में।
150 करोड़ लोग हैं, रोज उनको 3 बार खाना खाना है, तो कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड या एग्री से रिलेटेड कंपनीज जो हैं वो कभी भी आउट ऑफ फ्लेवर नहीं जाएंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक कि इट्स अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन, और कंजम्पशन स्टोरी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे बाइंग मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए करी जा सकती है। ठीक है। विजय जी, अभी आप कह रहे थे आपको खाना पीना अच्छा लगता है, तो मेरे को पता है आपके जो छोटे भाई है वो शेफ है। छोटे भाई है ना आपके शेफ, उनका नाम क्या है? मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। अजय चोपड़ा है क्या उनका नाम? शेफ अजय चोपड़ा। शेफ अजय चोपड़ा। अगर किसी को ना ट्रस्ट हो रहा हो ना, तो एक बार आप गूगल करके देखना शेफ अजय चोपड़ा। तो आपको एक तो उनकी जैसी बिल्कुल शक्ल दिखेगी विजय जी जैसी, और वो कमाल के शेफ हैं बहुत ही, और वो बहुत बड़े बड़े आयोजन भी करते हैं। तो इसलिए जैसे आपने खाने पीने के नाम लिया ना, मेरे को एकदम से आपके छोटे भाई की वो शक्ल ध्यान आ गई। तो ये बस मेरे को एक पॉइंट ऐड करना था, इसलिए गोदरेज एग्रोवेट आप रखो ध्यान में। ये शेर चोपड़ा जी ने ओके कर दिया है। सृष्टि, पूछिए सवाल।